तब ही मैं उनको इनवाइट करूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाओगे तो मजा नहीं आएगा। यार कोई एक ऐसे पर्सन हमारे बीच आए हैं जिनको सुनने का हमें मौका मिल रहा है, तो फटाफट से एक्साइटमेंट को दिखाए। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं अनम्यूट करना चाहूंगा यहाँ पे पंकज सर, जो जिन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया है। तो सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो, आप को होस्ट हो। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निपुल दुल्टा जी। पहले तो मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जितने भी हमारे यंग लीडर्स हैं, आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्रों में एक बेहतरीन मकाम हासिल करने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच में इंटरेक्ट करने का मुझे जो अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं वेलकम करना चाहता हूँ सभी यंग जनरेशन के बॉयज एंड गर्ल्स। आज निपुल जी ने मुझे आपके बीच में जिस विषय को लेकर के इंटरेक्ट करने के लिए कहा है, वो विषय है सक्सेस। और ये एक ऐसा विषय है जो कि आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में हर जगह पे सुनते हैं। सक्सेस और फेलियर बेसिकली ये दो चीजें हैं जो कि हमेशा जिंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं, और कहें तो सिक्के के दो पहलू हैं ये, और ये दोनों एक दूसरे को पूरक भी हैं। यदि मैं साधारण भाषा में डिक्शनरी लैंग्वेज में सक्सेस को डिफाइन करने की बात कहता हूं, तो सक्सेस बेसिकली यदि हम डिफाइन करें तो क्या होता है कि वो चीज अचीव करना जो कि हमने सोचा था। और उस चीज को हम अचीव क्यों करते हैं? दो रीजन हो सकते हैं। या तो हम उस चीज को अचीव इसलिए करते हैं ताकि हम फेमस हो जाएं, या ज्यादातर हम आज के जमाने में सक्सेस को इस तरह से आंकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना रिच है, तो उस आधार पे हम सक्सेस को आंकते हैं। तो आज का हमारा जो ये विषय है सक्सेस, हम आज इस विषय को काफी डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये चर्चा हो, मैं सिर्फ एक तरफ बोलता रहूं और आप लोग सुनते रहें, तो उस चीज का मजा नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये एक चर्चा हो, हम दो तरफा बातचीत करें। और आपको लगे आप बोर हो तो जरूर आप मैसेज में मुझे टाइप कर करके बता दें, ताकि मैं अपने विषय को थोड़ा सा इससे आप तक पेश कर सकूं, आप आनंद ले सकें। क्योंकि समय जो कि सबसे कीमती रहता है, समय की वैल्यू होनी चाहिए, हर एक मोमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा कि निपुल दुल्टा जी ने अभी आप सभी के सामने एक पृष्ठभूमि रखते हुए बताया था कि बीइंग ए टीचर, लगभग मैंने 2004 में एज ए टीचर ज्वाइन किया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अढ़ाल में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट में से भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। दुल्टा जी ने जैसा बताया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी बच्चों ने बहुत अच्छा अचीव भी किया है। डॉक्टर्स हैं, डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स अभी भी हैं। निपुल दुल्टा जी भी वन ऑफ माय स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं देख पा रहा हूँ योगेश शर्मा यहाँ पे हमारे बीच में है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनके साथ जिंदगी को जिया है एज ए टीचर। और 2004 में मैंने जब ज्वाइन किया था, तो स्कूल में एज ए साइंस टीचर जब मैंने ज्वाइन किया, एक गवर्नमेंट स्कूल था, गांव के बच्चे थे, अभी तक बच्चों को एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि मेरे जाने से पहले काफी समय तक वहां पे साइंस टीचर नहीं था उस स्कूल में। तो साइंस को बिल्कुल एक सामाजिक विज्ञान की तरह पढ़ा जाता था, या एक हिंदी विषय की तरह पढ़ा जाता था, जबकि साइंस बड़ा रैशनल सब्जेक्ट है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ऑब्जर्वेशन सिखाता है, जो हमें टेक्निकली चीजों को इवेल्युएट करना सिखाता है। तो जब मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया, तो मैंने देखा वहां पे बच्चे अभी इस विषय के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं थे। और ये मेरे लिए चैलेंज था एक, कि मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया। और इनिशियली मुझे मौका मिला वर्ष 2004 में, जैसा कि दुल्टा जी ने मुझे अभी आप सभी को बताया, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करके एक प्रोग्राम, एक प्रतियोगिता रहती है, जिसमें कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो विज्ञान के विषय में क्या सीखे हैं और क्या नई चीजें वो सभी के बीच में ला सकते हैं। इस चीज के लिए बच्चों को एक स्टेज प्रदान किया जाता है।
और ये अलग अलग स्तरों पे हमारा सब डिवीजन लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इस तरह का एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। तो वर्ष 2004 में मुझे बच्चों के साथ जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि मेरे बच्चे क्योंकि अभी इनिशियल फेज में मैं अभी उन्हें सिखा ही रहा था कि एकदम उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जैसा दुल्टा जी ने कहा भी, कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस बच्चों के साथ कंपटीशन में था वो काफी बड़ा एक्साइटमेंट वाला भी नहीं कह सकते हम। मेरे बच्चों ने काफी कोशिश किया उस प्रतियोगिता में कि वो सफलता हासिल कर सकें, पर क्योंकि एक एक्सपोजर नहीं था, बीइंग ए टीचर कहूं तो मुझे भी और मेरे बच्चे, जो कि मैंने बैकग्राउंड आपको बताया भी है कि मेरे बच्चों का बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं था कि वो अपने आप को उस लेवल पे compete कर पाते। पर नो डाउट हर हार में भी जीत छिपी होती है, क्योंकि हर हार के बाद हम जब अपना इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन के बाद ही हम अपनी जीत की पटकथा लिखते हैं। और इस जीत की जो शुरुआत है, मैं कहूं तो वर्ष 2004 में ही हो गई थी। मुझे मौका मिला 2005 में बच्चों के साथ ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने का। और मैं आपको बता दूं, निपुल दुल्टा भी उस वक्त स्टूडेंट हुआ करते थे और ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। तो मुझे याद है कि वर्ष 2005 के बाद मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्टेट लेवल से पहले कभी हार नहीं मानी। लगातार अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि हमने जो पहली हार हासिल की थी और उस हार से जो सीखा है, उस हार से सीखने के बाद अपने आप को धीरे धीरे हार्डवर्क करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहने के बाद अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ करके हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखेंगे और अल्टीमेटली एक टीम वर्क में, हमारे स्कूल में जितने भी हमारे सीएससी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक टीम बनी रहती है और वो आपस में खुद ही चुनाव करते हैं कि कौन बच्चा स्कूल को प्रतिनिधित्व करेगा और कौन अल्टीमेटली स्कूल का नाम गौरवान्वित करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे स्कूल में रहती हैं। तो होता क्या है, अल्टीमेटली मेरी टीम जो थी, उस हार के बाद उन्होंने जीतना शुरू किया और उस जीतने का आनंद धीरे धीरे वो आनंद होता है वो पूरे स्कूल में फैलना शुरू हो गया और हमारी स्कूल की टीम को धीरे धीरे जीतने की आदत पड़ गई। नो डाउट ये जीत जो है हम सब डिवीजन में जीते, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट जीता और ये कंटिन्यू हम जीत को बरकरार रखे। स्टेट लेवल में हमारा प्रिलिमिनरी राउंड में हमने क्वालिफाई करते रहे लगातार और हम फाइनल्स में खेलते रहे। बहुत बार हम लोग काफी नजदीकी से रह गए, हम फाइनल नहीं जीत पाए, पर अल्टीमेटली वर्ष 2019 में हमें उस जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। मैं आपको बता दूं, पिछली साल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो कि स्टेट लेवल में क्विज कंपटीशन में हमारे बच्चों ने वर्ष 2004 से जो कोशिश कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, हमने लगभग 9 बार जो है ये स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में फाइनल्स खेला है। और पिछली साल हमें पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्कूल की टीम को जीतने का गर्व प्राप्त हुआ है और मैं बहुत खुशी के साथ गौरवान्वित महसूस करता हूं ये कहते हुए कि मेरे बच्चों ने मुझे वो मोमेंट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ इस कहानी को शेयर कर पा रहा हूं। और जो भी बात हम आज चर्चा के दौरान कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि मैं एक साइंस टीचर हूं, मैं हर चीज को प्रैक्टिकली आपके साथ रखने का प्रयास करूंगा ताकि हम उस चीज को ये ना लगे आपको कि सिर्फ कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कहने और सुनने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इस तरह की चीजें, चर्चाएं सुन सकते हैं। पर हमारे पास बहुत कम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे आसपास के अवेलेबल होते हैं। तो इस कहानी को आगे ले जाने से पहले मैं चाहूंगा, मेरा गुजारिश रहेगी निपुल दुल्टा जी से कि एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो इस वीडियो के साथ चलेगी और मैं इसको कोरिलेट करते हुए आपको अपने विषय पर, जिसे हम सक्सेस कह रहे हैं, इस विषय को आपके साथ चर्चा करूंगा। तो लीजिए, ये है स्टोरी। Once upon a time, there was a young, athletic boy, hungry for success, for whom winning was everything.
and success was measured just by winning. One day, the boy was preparing himself for a running competition in his small village, himself and 2 other young boys to compete. A large crowd had gathered to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the little boy, had traveled far to bear witness also. The race commenced, looking like a level heat at the finishing line. But sure enough, the boy dug deep and called on his determination, strength, and power. He took the winning line and was first. The crowd was ecstatic and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. A second race was called, and 2 new, young, fit challengers came forward to run with the little boy. The race was started, and sure enough, the little boy came through and finished first once again. The crowd was ecstatic again and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, again expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. Another race, pleaded the little boy. The wise old man stepped forward and presented the little boy with 2 new challengers, an elderly frail lady and a blind man. "What is this?" quizzed the little boy. "This is no race," he exclaimed. "Race," said the wise man. The race was started, and the boy was the only finisher. The other 2 challengers left standing at the starting line. The little boy was ecstatic. He raised his arms in delight. The crowd, however, were silent, showing no sentiment toward the little boy. "What has happened? Why not do the people join in my success?" he asked the wise old man. "Race again," replied the wise man. "This time, finish together, all 3 of you. Finish together," continued the wise man. The little boy thought a little, stood in the middle of the blind man and the frail old lady, and then took the 2 challengers by the hand. The race began, and the little boy walked slowly, ever so slowly, to the finishing line and crossed it. The crowd were ecstatic and cheered and waved at the boy. The wise man smiled, gently nodding his head. The little boy felt proud and important. "Old man, I understand not. Who are the crowd cheering for? Which one of us 3? asked the little boy. The wise old man looked into the little boy's eyes, placing his hands on the boy's shoulders, and replied softly, "Little boy, for this race you have won much more than in any race you have ever ran before. And for this race, the crowd cheer not for any winner. You see, in life, in your life, what are you running for? Are you hungry for success? Is winning the only measurement for you in your life? Who are you running against? And if you always win against everybody, then soon the people will stop cheering for you. At the end of your life, if you look back, the question is, who was running next to you in this race? If they were weaker and old, did you help them to get across the line? Did you all finish together? Because that is the best race you can ever run. So run this race called life. But don't forget, it is not important if you win. It is important how you run this race. This is Dare to Do Motivation Stories. Thanks for watching and stay blessed. हाँ, तो आपने एक वीडियो देखा जिसमें हमारा जो विषय है सक्सेस, उसको लेकर के एक गहन तरीके से रखा गया था वीडियो।
वीडियो में बताया गया था कि जीत ऐसी जीत नहीं होनी चाहिए जिसका कि फायदा सिर्फ आपको मिले और बाकी लोग आपसे दुखी हो, आपकी सक्सेस से दुखी हो, क्योंकि आप उनको हरा करके आगे निकले हो। सक्सेस एक ऐसी सक्सेस होनी चाहिए जिसमें कि सभी आपके साथ भागीदार हों और जब आप सक्सेस प्राप्त करें तो बाकियों को आपकी सक्सेस पर गर्व हो। लगभग हमारा जो विषय है, हम आज इस ऐसी सक्सेस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी कहानी की हम बात करेंगे जो कि हमें इस मोड़ पर ले जाएगी कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम सिर्फ ऐसी दौड़ जीतना चाहते हैं जिसमें कि हम अव्वल रहें, या हम ऐसी दौड़ जीतना चाहते हैं कि हम अपने साथ वाले, अपने टीम मेंबर्स को एक साथ लेकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। और ये मेरा प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि आप सभी यंगस्टर्स हैं, आप सभी टीम मेंबर्स हैं और आपने आने वाले समय में सफलता के बहुत आयाम छूने हैं, प्राप्त करने हैं। तो ये मेरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि आपके मुताबिक सफलता का क्या अर्थ है और आप किस तरह की सफलता जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे। तो चलिए आज हम इस विषय को स्टार्ट करते हैं। हम यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। और सबसे पहले सफलता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अनुसार हमें सर्वप्रथम अपने बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसे हम सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसे कि हम आत्मचिंतन कहते हैं। जब भी कभी हमने सक्सेस के बारे में सोच लिया, जब भी हमने ये शब्द सोच लिया कि हमने जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है सेल्फ इवैल्यूएशन। और सेल्फ इवैल्यूएशन हमें ये बताता है कि आज जिस दिन हमने अपने ये सोच लिया है कि हमने सफलता प्राप्त करनी है, आज के समय में मेरे में क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, इस चीज को मैंने अपना आत्मचिंतन करना है। मैं आपको, क्योंकि मैं अपनी कहानी से ही आपको लेकर के चल रहा हूं, मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने अपनी इस कहानी को, जिसको कि मैंने आपके साथ चर्चा किया है, ये मैं अपनी जीवन का एक पहलू आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। सिर्फ एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, अन्यथा मैं आपको बता दूं हमारे विद्यालय स्तर पर ऐसी बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, जैसा कि निपुल जी ने आपको बताया भी था। स्काउट एंड गाइड्स में जो बच्चे हैं बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक अचीव कर रहे हैं। योगेश शर्मा को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अभी नेशनल लेवल राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इनका टेस्टिंग के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, इंस्पायर अवार्ड कॉम्पिटिशन्स होता है, उसमें लगातार हमारे बच्चों की सिलेक्शंस रहती हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे साइंस के फील्ड में रहते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का संबंध हो, वहां पे डेफिनेटली हमारे बच्चे अच्छा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों में वो सारी चीजें इनकलकेट करते रहें धीरे 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 धीरे, ताकि आने वाले समय में जब वो समाज का हिस्सा बने तो वो समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्फ इवैल्यूएशन, जब भी हम कभी अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं तो पहले अपने आप को परखना बड़ा जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि मैंने ये तो सोच लिया कि मैंने सफलता प्राप्त करनी है, पर क्या मैं उस सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे में क्या गुण हैं और क्या मेरे में अवगुण हैं, ताकि मैं उन अवगुणों को धीरे 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 रिमूव करते हुए गुणों का समावेश अपने में करता रहूं और टारगेट सेट करता रहूं और धीरे 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 उन टारगेट्स के साथ साथ अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता रहूं। तो सबसे हमारा जो पहला स्टेप होता है, जब भी हमने सोच लिया कि मैंने सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सेल्फ इवैल्यूएशन करना होता है। और सेल्फ इवैल्यूएशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सेल्फ एनरिचमेंट। फर्स्ट वन इज फिजिकल एनरिचमेंट, क्योंकि यदि आप सफलता की बात करते हैं, सफलता में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन उसमें सफल कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। दैट मीन्स कि एज ए होल योर होल पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व इन दैट सक्सेस। और इफ योर होल पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स योर होल सेल्फ, दैट इंक्लूड्स योर फिजिकल, मेंटल and your social behavior towards society. These three things included in your success. और जब आप इन तीनों चीजों को एनरिच कर देते हो,
तभी जाकर के आप सफलता की सीढ़ियों में चलना शुरू कर देते हो। अब क्योंकि आपने सेल्फ इवैल्यूएशन किया, उसका फर्स्ट फेज जैसा कि मैंने आपको कहा, इन एनरिचमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की एनरिचमेंट के लिए आपको क्या करना जरूरी है? सबसे पहले बॉडी की एनरिचमेंट को करने के लिए आपको जरूरी क्या है? अपना जो आपका वे ऑफ लाइफ है उसको आपको सुधारना होगा, या उसको मेंटेन करना होगा, या उसे संतुलित करना होगा, या जिसे हम कहते हैं बैलेंस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है, असल में हम सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे ले लेते हैं, पर हम उस सफलता को प्राप्त करने के लिए ये नहीं देखते कि क्या हम उसके काबिल अपने आप को बना रहे हैं। और काबिल बनाने का सबसे शुरुआत कहां से होती है? आपके अपने आप से होती है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, अपने आप को फिजिकली आपको स्वस्थ रखना होता है, क्योंकि आप सफलता तभी प्राप्त करोगे यदि आप फिजिकली फिट हो। और फिजिकली फिट आप कैसे रहते हो? फिजिकली फिट रहते हो आप इफ यू आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट, इफ योर डे रूटीन इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपका जो जीवन यापन का जो शैली है, आप कब उठते हो, क्या आपका टाइमिंग रहना चाहिए खाने पीने का, आपने कब व्यायाम करना है, ये सारी चीजें आपको चरणबद्ध तरीके से अपने पास नोट डाउन कर देनी है कि मुझे ये चीज यदि प्राप्त करनी है तो मुझे कम से कम ये चीजें तो फॉलो करनी ही हैं, तभी जाकर के। क्योंकि सफल किसने होना है? सफल आपने होना है। और यदि आपने सफल होना है तो आपने अपने आप से सफलता की कहानी स्टार्ट करनी है। आप तभी अपने आप को सफल बना सकते हो यदि आप स्वस्थ हो। तो स्वस्थ होने के लिए आपको बैलेंस डाइट रहना जरूरी है, आपका वे ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। और वे ऑफ लाइफ में मेरा कहना है कि आप समय से उठें, समय से जब आपको रेस्ट करना है समय से रेस्ट करें, समय से खाएं। ये सारी चीजों का आपको अपने पास एक चार्ट बनाना जरूरी है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और दूसरी चीज है, आपको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है। और मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखा जाता है? जैसे बॉडी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मस्तिष्क को एनरिच करने के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है। और नॉलेज हमें कहां से मिलती है? नॉलेज हमें बुक्स से मिलती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप कोशिश करें जितनी ज्यादा बुक्स, जितना ज्यादा लिटरेचर आप पढ़ सकें, क्योंकि जितनी जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के लिए एक तरह का भोजन होता है। दैट इज ए काइंड ऑफ फूड फॉर अस। और जितना ज्यादा हम किताबें पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो है माइंड एक्टिव रहेगा। और यदि माइंड एक्टिव रहेगा तो अल्टीमेटली जो आपके गोल्स हैं, आप उन गोल्स को अचीव करने की ओर बढ़ोगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, सोसाइटी में आप अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है लर्न टू गिव एंड फॉरगिव। दूसरों को देना सीखो और दूसरों को माफ करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दिन आप दूसरों को दे करके आनंद प्राप्त करना सीखोगे और दूसरों को माफ करके आपको आनंद प्राप्ति होगी, समझ लीजिए आप अपने सक्सेस की ओर आपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था हमारा सक्सेस की ओर, वो था सेल्फ इवैल्यूएशन। और सेल्फ इवैल्यूएशन जब आप करते हैं तो आपको इन 3 बातों का ख्याल रखना होता है जो कि आपसे ही कनेक्टेड हैं। पहला आपकी फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड था, दूसरा आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ से कंसर्न था, और तीसरा था आपका सोशल हेल्थ से कंसर्न, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि लर्न टू गिव एंड फॉरगिव। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अब जब आपने इस चीज के ऊपर काम कर लिया तो जब आपने इस चीज को सेटअप कर दिया, अब आपका दूसरा स्टेप आता है सेटअप योर गोल। तब जाकर के, अब जब आपका वे ऑफ लाइफ सही है, आपने अपने आप को संतुलित बना दिया हर तरह से, जैसा मैं कह रहा हूं, और ये बड़ा आसान है यदि आप ठान लें तो, बहुत आसान है यदि आप ठान लें तो। सिर्फ अपना नियम बनाना है। और यदि आप नियम बना देते हैं तो मैं आपको बता दूं
कि 1 महीना आपको अपने नियम को रूटीन में लाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा नेचर ने सिस्टम बना रखा है ना बॉडी का, नेचुरली आपका जो सेटअप है उसी तरह का बन जाएगा जैसा कि आपने रूटीन बनाया है। आपने यूजुअली देखा होगा जब कभी हमें कहीं जाना होता है, रात को यदि आप सोचो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आपने अलार्म लगाया होता है, पर आपकी नींद अलार्म से 5 मिनट पहले ही खुल जाती है। क्यों खुलती है? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है ना आपका माइंड इस तरह से, आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, माइंड कभी भी सोता नहीं है, याद रखिए इस बात को, माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तो होता क्या है कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा, दिमाग ने उस चीज को नोट डाउन कर दिया, और जो आपकी जो साइकिल चलती है आपके बॉडी में, वो आपको खुद ब खुद 4 बजे से पहले जगा देती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था कि यदि आप अपने आपका सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद एक अपना सेटअप बना देते हैं, सेटअप बनाने के बाद वो रूटीन यदि आप लगभग 1 महीने तक फॉलो करते हो, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ उसी तरह की बन जाती है और अल्टीमेटली आप उस तरह से चलना शुरू हो जाते हैं। और फिर अब आप अपना गोल सेटअप करते हो। गोल सेटअप करते हो, अब गोल किस आधार पे सेटअप करते हो? क्योंकि अब आपने देख लिया, अपनी परीक्षा ले ली, हाँ भाई मैं अपने आप को अपने हिसाब से ढाल सकता हूं। अब मेरे में क्या क्या गुण हैं? मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आज की स्थिति में जिस भी पोजीशन पे हैं, उस आधार पे आप आपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में सेल्फ इवैल्यूएशन किया था, वहां पे आपने अपनी अच्छाई भी लिख दी थी, बुराई भी लिख दी थी। अब मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन स्टार्ट किया था अपनी अर्ली स्टेजेस में, जब मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं था। मैं एक्सेप्ट करता हूं सभी के सामने, मेरा राइटिंग स्किल उस वक्त बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने उस वक्त अल्फाबेट्स को स्टार्ट किया था लिखना, ABCDEF AAEE, पूरा वहां से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि हो सकता है कि मेरे बचपन में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, उस वक्त शायद कहीं कोई कमी रह गई थी, और मुझे लगा कि मुझे एज ए टीचर सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम यदि मेरा खुद का राइटिंग स्किल अच्छा होगा, तभी मैं उस चीज को अपने बच्चों में रेप्लिकेट कर पाऊंगा। क्योंकि मैं किसी को तभी कह पाऊंगा ना कि आप इस तरह से कीजिए यदि मुझ में उस तरह के गुण होंगे, अन्यथा मेरे कहने का क्या अर्थ है? सामने वाला क्यों उस चीज को फॉलो करेगा? तो मैंने उस चीज को वहां से स्टार्ट किया, अल्फाबेट से स्टार्ट किया, वर्ड्स बनाए, सेंटेंसेस बनाए, और धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, आजकल मैं एक बुक लिख रहा हूं, बहुत जल्दी एक बुक, स्काउट एंड गाइड्स में एक आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी तरह का भी लिटरेचर स्काउट एंड गाइड में नहीं बना है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं आप सभी को आज मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं आजकल एक बुक लिख रहा हूं, जो कि लगभग मार्च के महीने में वो पब्लिश होगी, और अप्रैल के महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों तक पहुंचा दी जाएगी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन का काम रहता है। तो बुक मैं आपको बताऊं, देखिए कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अल्फाबेट से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये लर्निंग कंटिन्यू रही, और ये जर्नी आज वहां पे पहुंच गई है कि मैं आज एक किताब लिखने लायक अपने आप को समझता हूं, और मैं बहुत जल्दी किताब आपके बीच में वो पब्लिश हो जाएगी। डेफिनेटली मैं निपुल जी के माध्यम से आप तक जो भी चाहेंगे उससे जरूर आप तक पहुंचेगी वो किताब। तो मेरे कहने का मैं यहाँ यही कहना चाह रहा था कि हमें अपना इवैल्यूएशन करने के बाद अपना गोल सेट करना है, और गोल सेट करते हुए अपने आप को जांचना है, और उस जांच के आधार पे देखना है कि यदि मैंने गोल सेट कर दिया, यदि मैंने सोच लिया है कि मेरी टीम स्टेट विनर बननी है, जो कि अभी साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो मुझे क्या क्या करना है, क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है। मेरे बच्चे सुबह नहीं उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, और उठे सीधा स्कूल आ जाते थे। तो मुझे उन्हें ये सिखाना है कि भाई समय से उठना है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जो मॉर्निंग टाइम होता है, उस वक्त यदि हम बच्चों का जो 4 से 6 बजे का टाइम यदि कोई उठता है, तो उस टाइम जो है ना हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। हम जितना भी पढ़ते हैं, हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत शार्पली हम चीजों को समझ पाते हैं। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें अपने जीवन से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं, अपने एग्जाम्पल सेट करके बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो बच्चे इस चीज को सीखते हैं, रेप्लिकेट होती है वो चीजें। तो बच्चों ने वो चीजें अपनानी शुरू की। धीरे धीरे बच्चों को हमने बुक्स प्रोवाइड की, बच्चों को हमने नई नई तरह का लिटरेचर उनके साथ शेयर किया। तो ये सारी चीजें
हमने गोल सेट कर दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपना गोल सेटअप कर सकते हैं। आपने अपना सेल्फ इवेल्युएशन किया, क्योंकि मैं टीचर था, मेरा गोल क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जब मैंने एक बार अपना गोल सेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हार्ड वर्क। अब क्या करना था, अब आपने अपना गोल सेट कर दिया है कि मुझे इस गोल को, लक्ष्य को हासिल करना है कि मेरे बच्चों ने स्टेट जीतना है या नेशनल जीतना है, या मुझे एज ए टीचर ये चीज अचीव करनी है। तो जब एक बार गोल आपने सेट कर दिया है, तो अब क्या करते हैं, आप उन गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक डाउन कर देते हो, क्योंकि एकदम तो आपका गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो गोल रखा है वो तो एक ऐसी चीज है जो कि आपको इनिशियल जब आपने सोचा था उस वक्त तो आपको बिल्कुल लग रहा है कि बहुत ही असंभव है, बट क्योंकि आपने इच्छा शक्ति है तो आपने क्या कर दिया है कि अब आपने रख दिया है कि इस ठीक है, मैं फर्स्ट फेज में कोशिश करूंगा कि मेरा सब डिवीजन निकल जाए, सेकंड फेज में मैं कोशिश करूंगा यदि मेरा सब डिवीजन निकलता है तो मैं डिस्ट्रिक्ट निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि जिस इरा में हम रह रहे हैं इस वक्त, हर जगह पे कंपटीशन बहुत टफ है, और ऐसे टफ कंपटीशन में हमें अचीव करना है चीजों को। और अचीव कब करेंगे, मैं आपको ये बता दूं, अचीव करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अचीव करना भी कोई, बेशक कंपटीशन टफ है पर अचीव करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस जिससे गुजरने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, 90% लोग, या मैं तो कहूंगा 95% लोग इस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम सक्सेस को एक शॉर्टकट तरीके से प्राप्त कर लें, और सक्सेस कभी भी शॉर्टकट तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती, या फिर ऐसी सक्सेस यदि किसी कारण प्राप्त कर भी दी गई तो डेफिनेटली आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, आपकी सक्सेस में कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं आपको मिलेगा, कोई भी आपकी सक्सेस में खुश नहीं होगा। और ऐसी सक्सेस जिसमें कि आपकी टीम नहीं है, जिसमें कि आपके साथ आपके लोग नहीं है, ऐसी सक्सेस का आप कभी भी एक लुत्फ या मजा नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए जो सक्सेस आप एक हार्ड वर्क के बाद प्राप्त करते हो, एक कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त करते हो, अपने लूप होल्स को धीरे धीरे रिमूव करते रहते हो, छोटे छोटे टारगेट्स में अपने ऑब्जेक्ट, अपना जो गोल है उसको ब्रेक डाउन करते हो, धीरे 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 अल्टीमेटली आप उस सक्सेस की ओर बढ़ते रहते हो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो साल भर बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और जिन दौरान एग्जाम होते हैं, यदि आप सभी अपने आप को याद करें उन दिनों का जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो साल भर हम पूरी किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है इतनी मोटी किताब है कैसे पूरी होगी, पर याद कीजिए एग्जाम से एक रात पहले या एक दिन पहले, जब अगले दिन आपका एग्जाम होता है, तो आप एक रात के अंदर पूरी किताब को, उसका क्या कर देते हो, रिमेंबर रखते हो, पूरी की पूरी किताब याद करते हो, और अगले दिन एग्जाम देते हो, और आप बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। और उन दौरान जब आप एग्जाम से एक रात पहले तैयारियां कर रहे होते हो, आप याद कीजिएगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि काश 5 घंटे और मिल जाते हैं ना, काश 5 घंटे नहीं 2 घंटे और मिल जाते तो मैं थोड़ा और पढ़ लेता। और याद कीजिए कि उस वक्त तो याद भी इतनी जल्दी हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि उस वक्त आप सबका क्या होता है ना, फोकस होता है एक जगह पे। अल्टीमेटली सक्सेस के लिए फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के टाइम में आप फोकस्ड होते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको फोकस बनाने में मजबूर करते हैं। आप याद कीजिएगा, आज दिन को हमारा 2020 का मैच था, और हमारा आखिरी ओवर यदि आप याद करें, आखिरी ओवर में होता क्या है, गेंदें कम होती है, रन ज्यादा बनाने होते हैं, है ना। हमें यदि हम पूरे 20 ओवरों का मैच देखें इंडियन टीम का, तो शुरू के ओवरों में हमें 10 की एवरेज चाहिए थी, 10 रन चाहिए थे पर ओवर, पर अंतिम ओवरों में हमें कम से कम 16-18 रन चाहिए थे। तो हम शुरू में 10 या 8 का आंकड़ा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अचीव नहीं कर पाते हैं यूजुअली मैचेस में, पर अंतिम ओवरों में वही बॉलर होते हैं, वैसे ही बैट्समैन होते हैं, अंतिम ओवरों में हम कई बार 18 की एवरेज भी 18 रन एक ओवर में बना देते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लक्ष्य होता है, हमारे पास एम्बिशन होती है, हमारे पास ये होता है कि हमें इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर फोकस होना है और अल्टीमेटली हमें सक्सेस को प्राप्त करना है।
तो यदि हम हर एक दिन को इस तरह से ब्रेक डाउन कर दें, अपने टारगेट्स को इस तरह से ब्रेक डाउन कर दें, उस तरह से अपनी जिंदगी को जिए, तो आप यकीन मानिए कि हम डेफिनेटली जब हम टारगेट्स को शॉर्ट कर देंगे, अपने एरियाज को कन्फाइंड कर देंगे, हम हर दिन उस दिन की तरह क्यों ना जीना सीखें जैसा कि हम एग्जामिनेशन डे से एक दिन पहले जीते हैं। हर लम्हे को उस घंटे की तरह क्यों ना जीना सीख लें। और जिस दिन हम इस तरह की चीजें करना सीख लेंगे, उस दिन वो लक्ष्य जिसे हम सक्सेस कहते हैं उसे प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं किताबें काफी पढ़ता हूं, तो मैं आपको एक कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। कितने लोगों ने उसके बारे में सुना है? जितने लोगों ने उसके बारे में सुना है वो कृपया 1 टाइप करें मैसेज में, ताकि मुझे लगे कि आप लोग इस कहानी को सुनने में एंजॉय कर रहे हैं। ओह, थैंक यू सो मच। तो आप सभी सुन रहे हैं, शुक्रिया। तो ये जो चार्ली चैपलिन है, बेसिकली ये जो है इंग्लैंड में जन्मे थे और ये बड़े गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इनकी माता गरीब थी, बहुत गरीब फैमिली में बिलोंग करते थे ये। और ज्यादातर जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे, यदि आप किसी की भी आत्मकथा पढ़ें तो आप पाएंगे ज्यादातर लोगों का जो बेसिक होता है ना, वो सभी लोग गरीब होते हैं और अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल बनकर के आपके सामने उभरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारे स्टेप, जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं ना, ये सारे स्टेप उन्होंने फॉलो किए होते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? हम चार्ली चैपलिन की बात कर रहे थे। तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, बहुत गरीब थे। एक बार इनकी माँ ने चार्ली चैपलिन को, जब छोटे थे, तो उनको एक टी शर्ट दिखाते हुए कहा कि बेटा, आपके हिसाब से ये जो टी शर्ट है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? चार्ली ने देखा, उसने कहा, माँ ज्यादा से ज्यादा $1। तो माँ ने कहा, क्या तुम इस टी शर्ट को $2 में बेच पाओगे? अब ये चार्ली के लिए एक डिफरेंट सिचुएशन थी। बेचारा छोटा बच्चा, और माँ कह रही है कि क्या आप इसको, एक यूज्ड टी शर्ट है, कि आप उसको बेच पाओगे, और वो भी $2 में? उसने कहा, यस मैम, यस मम्मा, मैं जो है ना, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और वो गया, अपने घर में गया। उसने क्या किया, उस टी शर्ट को धोया। धोने के बाद साफ जब हो गई, उसको प्रेस किया उसने बढ़िया से, और वो चला गया, पूरे बाजार में गया। अब भाई, जिसकी कीमत थी, यूज्ड थी ना वो टी शर्ट, जिसकी कीमत वो खुद ही कह रहा था कि $1 होगी, वो कहाँ $2 में किसी ने खरीदनी। उसने पूरे दिन भर बहुत प्रयास किया, वो करता रहा, प्रयास करता रहा, पर उसकी वो टी शर्ट जो है ना, वो नहीं बिकी, यूज थी, नहीं बिकनी थी। अल्टीमेटली उसने सोचा कि बेचनी तो है, मैंने लक्ष्य की तो पूर्ति करनी है। अब वो क्या, उसके घर के आसपास ही एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन में गया, और क्योंकि रेलवे स्टेशन में बहुत तरह के लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए उसने आखिरी अपनी कोशिश, अपना प्रयास वहां पे किया, और अंत में उसने देखा कि कोई व्यक्ति, एक जरूरतमंद था, जिसने कि उसकी वो टी शर्ट $2 में ले ली। और अंततः जब वो घर आया तो उसने कहा, माँ, मैंने ये जो टी शर्ट, जो कि $1 की मुझे लगती थी, या आपको भी $1 की लगती थी, वो मैंने $2 में बेच दी है माँ। तो माँ बड़ी खुश हुई। कुछ समय के बाद माँ ने फिर उसी तरह की एक टी शर्ट अपने बेटे को, चार्ली चैपलिन जिसको हम जानते हैं, उसी को जब वो छोटा था उसे दिया, और कहा कि बेटा, ये टी शर्ट, इसकी कीमत आपको क्या लगती है? उसने कहा, इसकी कीमत भी मुझे $1 के करीब ही लगती है। कहा कि बेटा, आज ना ये जो टी शर्ट है, आपको ये $20 में बेचनी है। अब बेचारा, मतलब कि उसे पता है कि पिछली बार उस तरह की टी शर्ट $2 में बेचने के लिए कितनी मेहनत उसे करनी पड़ी थी, और अब उसी तरह की टी शर्ट, जो कि यूज्ड टी शर्ट थी, उसे $20 में बेचना था। अब उसके सामने एक चैलेंज था, बट उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। और
उसने क्या किया, अगेन उसने उसको धोया। धोने के बाद उसने क्या किया कि क्योंकि व्हाइट जैसी थी वो टी शर्ट, तो उसने क्या किया, उस टी शर्ट में कुछ स्टिकर्स लगा दिए, अट्रैक्टिव स्टिकर्स लगा दिए। खरीद करके स्टिकर्स बड़े सस्ते पड़ते थे उनकी दुकान में आसपास, उसने कुछ स्टिकर्स लगा दिए और उससे वो जो टी शर्ट थी ना वो थोड़ी अट्रैक्टिव होगी। और उसने क्या किया कि अब क्योंकि $20 कम से कम $20 में बेचना है, माँ ने टारगेट दिया है, तो एक तो होता है ना कि यूजुअली हमारा क्या एटीट्यूड रहता है आमतौर पे, यार ये तो $1 की है, यूज्ड है, मतलब सोच लो अब इसको कहां मैं बेचूंगा। यूजुअली हमारी सोच क्या रहती है एज ए इंडिविजुअल, मैं अपनी बात करूं या हम सब, हमारी सबकी मानसिकता क्या रहती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो कोई $1 में भी नहीं खरीदेगा। अब $20 की बात कर रहे हैं कि 20 में बेचनी है, कैसे बिकेगी, नहीं बिकेगी है। बट उसने इस तरह की बात नहीं कही, उसने कहा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं नहीं बिकेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कोशिश करके देखता हूं। और जब वही वाली बात है ना, जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को रख करके कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तो डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त करते हो। और यदि सफलता प्राप्त नहीं करते हो तो सफलता की सीढ़ी आप स्टार्ट कर ले तो डेफिनेटली वो सीढ़ी आपको उस सफलता की ओर डेफिनेटली ले जाती है। हुआ उस चार्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, वो एक स्कूल के बाहर खड़ा हो गया उस टी शर्ट को जिसमें कि उसने स्टिकर्स लगा रखे थे। स्टिकर लगने के बाद वो टी शर्ट काफी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। तो क्योंकि स्टिकर्स बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, आपने देखा होगा कि डोरेमोन और इस तरह के स्टिकर्स जो है ना बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। तो इसी तरह से एक पेरेंट एक बच्चे अपने बच्चे को ले जा रहा था और उसने चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था कि मेरे पास एक टी शर्ट है, एक डोरेमोन वाली टी शर्ट है, इस तरह से। और बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों का हमेशा जो है ना इस तरह की चीजों पे उनका काफी अट्रैक्शन रहता है बच्चों का। तो वो बच्चा जिद करने लगा, अपने पापा को बोलता कि पापा प्लीज मेरे लिए ना ये टी शर्ट ले लो। उसने कहा ये तो पुरानी टी शर्ट है, ये तो इसकी तो कीमत ही नहीं है, ये तो इसको कोई फ्री में देगा तो भी नहीं मैं लूंगा। अब बच्चे हठी होते हैं, बच्चे ने वो अड़ गया, बोलते पापा ये तो लेनी लेनी है। पापा बोलता है ये $20 में दे रहा है यार, कमाल है, मैं नहीं, ये तो मैं तो $1 में ना लूं इसको। वो बच्चा बिल्कुल मतलब वो जमीन पे लेट गया, कहता पापा मेरे को तो लेनी यही टी शर्ट है, मेरे को यही लेनी है। तो अल्टीमेटली वो जो व्यक्ति था उसको अपने बच्चे के लिए टी शर्ट लेनी पड़ी। और क्योंकि वो आदमी इतना कन्विंस्ड हो गया उस अपने बच्चे की वजह से, तो उसने ₹20 की वो टी शर्ट तो ली, साथ में उस बच्चे को खुश होकर के उसने $5 एक्स्ट्रा दिए कि वाह यार तू बड़ा स्किल्ड बंदा है, एक ऐसी टी शर्ट जो कि मैंने कभी लेनी ही नहीं थी, तूने मेरे इस तरह की सिचुएशन बनाई कि मेरे को ये टी शर्ट लेनी ही पड़ी, इसलिए ना तेरी इस कला को देखते हुए ना मैं तेरे को $5 एक्स्ट्रा देता हूँ। और अल्टीमेटली उसको $25 मिले और वो अपनी माँ के पास जाकर के उसने कहा कि माँ, आपने कहा था $20 में बेचने के लिए और मैं $25 में इसको बेच के लाया हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे चार्ली चैपलिन जी के साथ बचपन में आई। और मैं बताऊं ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। माँ ने कुछ समय के बाद दोबारा से एक चैलेंज जो है ना, एक नया चैलेंज उस चार्ली चैपलिन के सामने रखा कि बोला बेटा ये जो टी शर्ट है आप बताइए कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुझे लगता है $1 की होगी, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी मुश्किल से $1 की होगी। कहा कि अब तुम्हें जो है ना इसे $200 में बेचना है। उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं ट्राई करता हूं। और अल्टीमेटली वो घूमा और उसने प्रयास किया, पर अब इतनी कम कीमत की चीज को इतनी ज्यादा कीमत में बेचने की क्षमता और किसी ने खरीदनी भी नहीं थी, $20 में खरीदने के लिए आदमी तैयार नहीं था। तो हुआ क्या कि उसे रास्ते में जब वो बेचने का प्रयास कर रहा था, इस दौरान उसे मालूम लगा कि उस क्षेत्र में कोई एक बहुत बड़ी हस्ती, माने कि कोई सुपरस्टार वहां पे साथ के एरिया में आया हुआ है। तो जब उसको ये जानकारी प्राप्त हुई तो वो टी शर्ट को लेकर के उस सुपरस्टार से मिलने गया, क्योंकि वो छोटा था, बड़ा अट्रैक्टिव था, चार्ली चैपलिन। आपने देखा भी होगा उसकी शक्ल कितनी अट्रैक्टिव है ना, उसको तो देख करके ही हंसी आ जाती है। तो वो जो है ना वो गया उस सुपरस्टार के पास। उसने कहा कि सर मेरी आपसे एक गुजारिश है। उसने कहा कि कहिए क्या बात है। कहा कि सर आप ना ये मेरी जो टी शर्ट है व्हाइट कलर की, इसमें ना सिग्नेचर कर दोगे आप।
उसने कहा हाँ ठीक है, अब छोटे बच्चों को तो प्यार करते ही हैं जितने भी बड़े लोग होते हैं। तो उसने कहा ठीक है, उसने बड़े प्यार से उस टी शर्ट में जो है ना सिग्नेचर कर दिया अपने, और वो सिग्नेचर की हुई टी शर्ट को लेकर के बाहर निकला उस रूम से जहाँ पे कि वो सुपरस्टार मौजूद था। और बाहर निकलते ही उसने बहुत सारे लोग क्योंकि वहां पे मौजूद थे, सुपरस्टार से मिलने आए थे बहुत सारे लोग, तो उसने बाहर निकलते ही बहुत सारे लोगों के सामने जब वो सामने आया तो उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी टी शर्ट है जो कि सुपरस्टार के द्वारा साइंड है, और मैंने इसकी कीमत रखी है कितना, $200। तो जैसे ही उसने ये कहा तो सारे लोग उसकी ओर बढ़े बड़ी तेजी से, और सभी ने कहा कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बहुत सारे लोग अब बोली लगा रहे थे, तो किसी ने कहा मुझे $400 में दे दो, दूसरे ने कहा मुझे $600 में दे दो। इस तरह से वहां प्रतिस्पर्धा होगी, और ये प्रतिस्पर्धा इस तरह से बढ़ी कि अंततः जो है उस टी शर्ट जिसमें कि उस स्टार ने सिग्नेचर कर रखे थे, वो टी शर्ट अंततः $2000 में बिकी। और वो $2000 लेकर के अपनी माँ के पास गया, कहा कि माँ आपने ये मुझे बेचने के लिए कही थी $200 में, और ये $2000 में बिकी है। तो जब वो अपनी माँ के पास वो पैसे लेकर के गया तो माँ ने कहा कि बेटा इस अब मैंने तेरी पूरी परीक्षा ले ली है, और मैं ये कह सकती हूँ आज बड़े भरोसे के साथ कि अब तू जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। मतलब अब मुझे पूरा यकीन है एज ए मदर कि अब आप अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। अब आप अपना लक्ष्य रखो, आप डेफिनेटली किसी भी लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता आप में है। आप में वो सभी गुण का समावेश है जिससे कि आप किसी भी तरह के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको मालूम है चार्ली चैपलिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंग्लैंड के बाद जब वो बड़ा हुआ तो फिर उसे अमेरिका जाने का मौका मिला, और हॉलीवुड में आपने देखा कि वो एक ऐसी हस्ती थी जो कि बिना बोले, जिसने बिना बोले पूरी दुनिया को हंसाया है। और आज तक भी हम उस ऐसे व्यंग जो कि बिना बोले दूसरे लोगों को हंसाने की क्षमता रखता है, वो सिर्फ एक चार्ली चैपलिन हुआ है इस पूरे वर्ल्ड। और इस खूबी की वजह से पूरा वर्ल्ड उसे हमेशा याद रखता है। तो ये एक कहानी थी जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें जो है ना, जब आपने एक बार सोच लिया है कि मैंने सफल होना है, तो सफल होने के लिए आपने अपना गोल सेट कर दिया। सेट करने के बाद उन गोल को अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव आपकी इंट्यूशन होना जरूरी है। आप में ये होना चाहिए। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई एक ओवर में 36 रन भी बन सकते हैं, 38 भी बनते हैं, कई बार 38 रन भी बनते हैं, और मैंने बनते हुए देखे हैं अपने जीवन काल में। मैंने एक ओवर में, लास्ट ओवर था, 38 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और ऐसा बॉलर था जो कि 5 रन भी नहीं देता था। और मेरे पास वीडियो अवेलेबल है उस मैच की जिसमें कि 38 रन बने हैं। तो आप यदि एक पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्यों को, जो आपने लक्ष्य सोचे उससे भी बेहतर आप हासिल करने की क्षमता रखते हैं। पर उसके लिए आपको जज्बा रखना है, एक पॉजिटिव सोच रखनी बहुत जरूरी है, और एक कंसिस्टेंसी रखना भी जरूरी है। ये नहीं कि एक महीने तक तो आपने उन सारी चीजों को फॉलो किया और उसके बाद कहा कि छोड़ो यार अब नहीं हो रहा है। एक कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। यदि आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, हो सकता है धीरे धीरे बीच में कभी आपको आपको फेलियर भी किसी लेवल पे मिले, है ना, पर वो फेलियर जो होते हैं हमेशा आपको आपके सक्सेस की ओर ले जाते हैं। और ये मैं अपनी स्टोरी के साथ भी इस चीज को आपको कोरिलेट कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह करके काम करना सीखें। कंफर्ट जोन क्या होता है? मन करता है कि सुबह नहीं उठना था, हमेशा हर किसी का मन करता है कि 7 बजे उठना था, 8 बजे उठना था। तो यदि आप एक स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है जो बात मैं आपको कह रहा हूं, कि सुबह यदि 4 बजे कोई उठता है, 4 से 6 बजे के बीच में यदि कोई पढ़ता है, तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो सामान्य से बढ़ जाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीज, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और यदि मैं उन रीजंस की बात
बात करने लग जाऊं यहाँ पे तो मुझे लगता है 1 घंटे का सेशन उसके ऊपर भी हो सकता है। पर मैं आपको इसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ कि 4 से 6 बजे और 7 बजे के बीच का जो पीरियड होता है वो बच्चों के लिए जो है ना, लर्निंग, जो भी सीखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए बहुत ही खूब होता है। तो हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है कि हम उस पीरियड में बेसिकली उठना नहीं चाहते, हमें बहुत मजा नहीं आता है उस वक्त उठने का, पर जो उस वक्त में उठ जाते हैं वो जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। तो हमें कुछ चीजें, अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ रह करके ज्यादा कंफर्ट होते हैं, जितने ज्यादा हमारे दोस्त होंगे उनके साथ हम ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। पर यदि आप असल में एक सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा ये मानना है, अपने कंफर्ट जोन से हट करके नए दोस्त बनाइए, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, नई टीम डेवलप कीजिए। आपको हो सकता है कि बड़ा कुछ नया सीखने को मिले, आप में कुछ ऐसे गुणों का समावेश हो जो कि शायद आपके दोस्तों के साथ रहते समय आपको नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और फिर देखो कि आप में क्या बदलाव आते हैं, और वो बदलाव आपको आपके एक कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, और अल्टीमेटली आपको एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर, एक गोल की ओर आपको अग्रसर करते हैं। दूसरा है कि वर्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स। सपने देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। जरूर सपने देखो, और सपने देखो, लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुट जाओ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्काउटिंग से, ये मैं पर्टिकुलरली स्काउटिंग में हमने ये चीजें सीखी हैं कि लर्न टू वर्क इन टीम। टीम में काम करना सीखो, क्योंकि टीम एक बहुत सारे सदस्यों का एक समूह होता है जिसमें कि अलग अलग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज के लोग एक साथ रहते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का एक समावेश होता है जिसमें कुछ वीक भी होते हैं किसी स्किल में, कुछ किसी स्किल में अच्छे भी होते हैं। तो जब आप टीम में रहते हैं तो टीम में रह करके आपके सामने ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको कि जब आप फेस करते हैं, ये ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि चार्ली चैपलिन ने फेस किए थे सक्सेस प्राप्त करने के लिए। ठीक वैसे ही चैलेंजेस आपको टीम में झेलने पड़ते हैं, क्योंकि आपने टीम को लेकर के चलना है, तभी सक्सेस होंगे ना। आपका जो ग्रुप है, यदि सभी साथ में लेकर के आप चलोगे तभी आप एक लीडर जैसे गुणों का समावेश आप में होगा। टीम में आज एक लीडर, कल दूसरा लीडर, जैसा कि हमारी टोली विधि रहती है स्काउटिंग में। ये बहुत ही अच्छी चीज हमारे बेडन पैवल जी ने रखी थी कि टोली विधि में काम करें। और टोली विधि में जब हम काम करते हैं, आज मैं लीडर, कल दूसरा लीडर, परसों तीसरा लीडर, और ये लीडरशिप की क्वालिटीज का समावेश सभी में होता है, और हम आपस में जान जाते हैं कि असल में हम सबको लीड कौन कर सकता है, और वो जो लीडर बन के आगे निकलता है। When you become leader, you become a successful person automatically. तो जब आप टीम में काम करना सीख जाओगे तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी, और जब आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो गई तो एक लीडर का मतलब होता है ए लीडर इज ए सक्सेसफुल पर्सन। और यही हमारी आज की हमारा जो टॉपिक था वो था सक्सेस। तो मैं चाहूंगा कि हम जो भी बातें आपके साथ चर्चा की गई, यदि हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक लीडर बने, एक टीम में काम करें, तो जब आप एक लीडर बन जाते हैं तो एक लीडर जो होता है, वही एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। वो दिशा देता है अपनी टीम को, और अपने जैसे बहुत सारे लीडर जब वो तैयार करता है तो एवरी लीडर इज ए सक्सेसफुल पर्सन। और मुझे यकीन है कि आप सभी जितने भी हमारे प्रतिभागी इस वक्त यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं, आप सभी, हमारी जो आज की चर्चा थी, इस चर्चा का आप सभी को फायदा होगा, या ये सारे अनुभव आपने कभी ना कभी किए होंगे। मेरी गुजारिश है कि आप इन चीजों को एक समावेशित तरीके से करें, मिलकर के काम करें, एक दूसरे के सक्सेस के लिए काम करें। एक वीडियो जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो वीडियो का बेसिकली अर्थ यही था कि हमें अकेले नहीं जीतना है, हमें अपने टीम को लेकर के जीतना है। और जब हम वैसी जीत को जीतेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास सभी सक्सेसफुल होंगे, और तब जाकर के हम उस सक्सेस को जिंदगी भर अनुभव कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो
ज्यादा ना कहता हुआ मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा कि एक लंबे समय के लिए मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी नहीं थी और कोई ऐसी चीजें भी नहीं थी जिसके द्वारा मैं आपको अट्रैक्ट कर पाता। कुछ अनुभव थे जिंदगी के जो कि मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस दृढ़ता के साथ इस लंबे समय तक मुझे सुना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू निपुल दुल्टा जी कि आपने मुझे मौका दिया सभी यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। और आग्रह रहेगा कि आने वाले समय पे मैं आप लोगों को सुन सकूं, आप मुझे सुन सकें और इस तरह का समावेश यदि होता रहे तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, सीखें। समय मुझे 1 घंटे का दिया गया था निपुल जी, मुझे लगता है शायद मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू निपुल जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दिस वंडरफुल नॉलेज एंड वंडरफुल सेशन। मतलब कि मजा आ गया फिर से, मतलब एक्साइटमेंट लेवल में यहाँ पे देख सकता हूँ। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स के अंदर अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच कि सबसे पहले तो कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है कि आपका कितना बिजी शेड्यूल रहता है। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अदर कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारा आपका टाइम रहता है। तो कल जैसे मेरे आपकी तरफ से बात हुई थी, तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए टाइम दिया। और आपने सर जो जो बातें हम लोगों को बताई, तो मतलब मैं आपको बता दूं सर, वो हमारी लाइफ में डेफिनेटली काम आएगी। जो रिजेक्शन फेस का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हु इज लीडर, हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड शोज द वे। तो सर थैंक यू सो मच दिस वंडरफुल सेशन। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि किसी और दिन किसी एक अमेजिंग टॉपिक के साथ आप फिर से आओ। और मैं आप दोस्तों आप सभी को बता दूं, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वॉरियर एम्पायर का ट्रेनिंग सिस्टम तो है ही है, बट उससे पहले जब मैं बात करूँ, जब मैं स्काउटिंग में था, तो पंकज सर का मतलब एक तरह से होता ना कि भी पीछे से सपोर्ट रहता था कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं जस्ट अभी भी सर को फोन करता हूँ, सर ऐसा है तो मुझे ये डिसीजन लेने की जहाँ पे दिक्कत आए, तो मैं सर से एकदम इंटरेक्ट करता हूँ, कॉल करूँ, चाहे रात में 11 भी बजी हो। तो मतलब कि मैं कहा सर मुझे तो इसका सॉल्यूशन क्या आप बताओ। और मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ पे स्काउटिंग में भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे गया, वो भी सर की बदौलत है। और अभी मैं मई में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे में भी जाने वाला था, सिलेक्शन हो गया था आपका साउथ कोरिया के लिए, बट ड्यू टू कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो उसके पीछे भी सर का ही हाथ था कि भैया नहीं आप लोग जाओ, सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। सर की बहुत ज्यादा अमेजिंग नॉलेज का भंडार है। तो थैंक यू सो मच सर। मैं सारी की सारी वॉरियर एम्पायर फैमिली की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हमारे सेशन के अंदर, सबसे वैल्यूएबल नॉलेज दी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू डे सेशन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग भी अभी तक बने रहे। देखो मतलब एक चीज का पता लग जाता है कि भी पूरा का पूरा जितने लोग कनेक्ट है उतने कितने लोग लास्ट तक बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप आए। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग लास्ट तक बने रहे सेशन के अंदर। डेफिनेटली आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। तो देन मैं अब सेशन को एंड करने जा रहा हूँ।